यूपी बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ इस समय प्रशांत सिंह अटल जी हैं। बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता है और सबसे बात अच्छी ये है कि ये सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं है बल्कि एक अच्छे लेखक हैं। देखिए जो किताबें हमारे पास हैं, कानून की किताबें इन्होंने खुद लिखी हैं, तो इस पर भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रशांत जी, चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव को मैं सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। हमने 5 साल निरंतर कोई चुनाव की के स्तर पे हम निकले। वी आर नॉट, हम जो सीजनल कोई नेता नहीं है और अधिवक्ताओं की सेवा हमारा एक मिशन है और हम लगातार करते रहते हैं। तो एक चुनाव भी उसी में है, एक पड़ाव। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से मुझको सफलता मिलेगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शायद अकेला प्रत्याशी होऊंगा जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में और 82 आउटलाइन कोर्ट में वोट मुझको मिलेगा। हर जगह समर्थन है और हर जगह हम गए। आप तो जैसे हम देखते हैं ना, प्रत्याशी चुनाव के समय चुनाव मूड में होता है, आप तो हमेशा चुनाव मूड में होते हैं। देखिए, वकीलों की समस्याएं विकराल हैं और किसी सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। 22 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए और 9 मुख्यमंत्री वकील रहे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत से लेकर मायावती जी तक सब लोग वकील रहे, लेकिन वकीलों की समस्याओं को किसी ने ठीक से हैंडल नहीं किया। आप सोचिए कि आप मजदूर को पक्का मकान दे रहे हैं, लेकिन शौचालय आप कह रहे हैं हम 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ देश में दे रहे हैं। आज भी कचहरियों में जाइए, अतर्रा तहसील बादा की है जहां बोरा बिछा के लोग बैठते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की अधिकांश कचहरियां टीन में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में वकील बैठता है। जहां जानवर नहीं बांधे जा सकते वहां हम 49 डिग्री तापमान में कोट पहन के बैठ रहे हैं। बरसात में पेड़ के नीचे हम बैठ जा रहे हैं, नाले के किनारे तखत लेके बैठ जा रहे हैं। ये एक्चुअल पोजीशन है। इन समस्याओं को किसी ने बहुत ठीक से ध्यान नहीं दिया और हैंडल नहीं हुआ। अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हमने इस चीज़ को उठाया है और इस सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बचा है। आपको बताएं, जैसे संत कबीर नगर है, एक भी पक्का चेंबर नहीं है। वकील का बार का ऑफिस भी मड़ई के नीचे है। आप भदोही में एक भी पक्का चेंबर नहीं है। बगल में कानपुर देहात है, जिला कचहरी में एक वकील का पक्का चेंबर नहीं है। आप बताइए, आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर वकील पक्के छत के नीचे नहीं बैठ रहा है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? हमने प्राइम मिनिस्टर दिया, हमने देश को आज़ादी दिया, हमने आपातकाल में लड़ाई लड़ी। हम कहने के लिए मालवीय, गांधी, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और उस परिवार के हैं, लेकिन जो हिस्सा वकीलों को मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो ये मैंने एक मिशन के रूप में लिया है और इसलिए मैं सुदूर जनपदों में भी जाता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन रहा, तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 4,43,000 अधिवक्ताओं की कम से कम आवाज हमारे द्वारा पहुंचे। आप तो चीफ स्टैटिंग काउंसिल भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, सदस्य भी हैं। अभी आपको क्या लगता है, चुनाव जीतने के बाद आपको पहली चुनौती अधिवक्ताओं की क्या ऐसी है जो लगता है कि उसको को लगता है कि आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कर दिया है, पर 70 से नीचे वालों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। तो ये मुझको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस का काम होना चाहिए, क्योंकि वकील अगर बीमार पड़ा तो पूरा परिवार का तंत्र टूट जाता है। और दूसरा मुझको लगता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बड़ी गंभीरता से आवश्यकता है। जो कचहरी में वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि वकील और पुलिस में आए दिन विवाद होते हैं? देखिए, वकील और पुलिस में विवाद के पीछे ये है कि मान लिया रामरती गई थाने में और थाना अध्यक्ष ने उनसे 20,000 रुपये ब्राइब मांगा कि हम थाना पैसा लेंगे तब आपका FIR लिखेंगे। रामरती आई, किसी वकील साहब को ले गई और थाने में उसने कहा कि साहब चले चलिए। वकील साहब गए तो लगता है कि पुलिस वाले को ब्राइब नहीं मिलेगा। जहां इंटरेस्ट टकराता है, क्योंकि वकील अन्याय के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा। और आज से नहीं, पूरी दुनिया में आप देखिए कि 62 में नेल्सन मंडेला जेल गए और 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। वो इसलिए कि जहासिन बर्ग की कचहरी में वकालत करते थे। हम कहीं भी, भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में, अन्याय को न बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कई बार पुलिस को लगता है कि साहब ये हमारे कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। और कार्य ये स्पष्ट है कि चाहे सरकार कोई हो, जो थानों में भ्रष्टाचार है, आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार है, वो आम है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। एक सवाल है प्रसाद जी से, आपकी किताब है, ये किताबें आपने लिखी हैं, अच्छी जगह से पढ़ाई की आपने, लॉ के कानून की पढ़ाई की, तभी आप अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं। जी। छोटे छोटे ऐसे सब स्टैंडर्ड लॉ कॉलेज खुल जा रहे हैं, बिना गए LLB की डिग्री मिल जा रही लोगों को,
तो क्या ये भी एक समाज के लिए दुष्प्रभाव होगा? देखिए, पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो बुर्यात अपराधम की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता ये ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। आप टेम्पोररी तौर पे किसी को नीलम पहना दीजिए और एक्सीडेंट हो जाएगा। चिकित्सक हैं, अगर आप ठीक नहीं हैं तो इलाज सही नहीं करेंगे। वकील को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ाई के समय नहीं पढ़ पाए तो अब पढ़िए। हम जब से बार काउंसिल मेंबर हुए, हमने 1 लाख रुपए का किताब अपनी निजी आमदनी से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक कचहरी में दी। हमने रेवेन्यू कार्ड बांटी तहसीलों में, और किसी तहसील में चले जाएंगे हमने शराब नहीं बांटी, हमने किताब बांटी। तो मेरा कहना यह है कि वकील को अध्ययन जरूर करना चाहिए। लॉ कॉलेजों में सबका रोल है। देखिए, गवर्नमेंट भी एनओसी देती है, यूजीसी भी देती है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी देती है। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, उनको जरूर सोचना चाहिए कि जो रेवड़ी की तरह ये बांटे जा रहे हैं डिग्रियां, ये एक दिन इस प्रोफेशन को डेंट करेगा। जो नॉन सीरियस लोग हैं, फलाने पूड़ी वाले भी एडवोकेट लिखे हुए हैं, ये है। तो इसीलिए 35 में हमने प्रोविजन करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित भी किया कि नहीं, आप वकालत करिए तो वकालत करिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं से कहूँगा कि आपका हथियार, आपका रामचरितमानस, ये संविधान है, किताबें हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ज़रूर थोड़ा पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालयों पे भी दबाव रहेगा, जजेस पे भी दबाव रहेगा, और न पढ़ने की प्रवृत्ति तो दोनों तरफ बढ़ी है, ऊपर भी बढ़ा है और वकीलों में भी बढ़ा है। तो मैं कहूँगा कि पढ़ना जरूर चाहिए। और लखनऊ के जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं बार काउंसिल में, शायद अकेले में वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ जो चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पर्पज़ भी यही है कि ज्ञान को बांटा जाए, बजाय जो नॉन सीरियस लोग लड़ रहे हैं कि जो जुलूस के। आप बताइए, वकीलों के चुनाव में 500 गाड़ियों से लोग नामांकन करें, टैक्सी स्टैंड वालों से लेके भीड़ दिखाएं, ये वो चीज़ें नहीं है। श्री राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू की कौम के हम हैं। हम मतलब राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू मलयांकर के कौम के हैं। हमको ये सड़क पर किसके लिए दिखा रहे हैं? आपको ज़मीन के काम करने हैं कि प्रॉपर्टी के काम करने हैं? ये क्यों हो रहा है? मेरे जैसा आदमी जो बार काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सब रहा, एक गाड़ी से हम गए, नामांकन करके चले आए। टोल पे फिर विवाद करिए, फिर आगे विवाद करिए। तो ये मार्केट में जो आप दिखाना चाहते हैं, ये मुझको लगता है हेतु इनका कुछ और है। तो वकीलों को जरूर समझना चाहिए, जहाँ स्वाभिमान की बात हो, जहाँ उनके प्रेस्टीज की बात हो, खूब लड़ाई लड़ें। लेकिन जो ये गौरवमयी कौम है, हम वकील साहब कहते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, सादे पन्ने पे लोग साइन करके जाते हैं, किसी के पास नहीं है। भाई से विवाद है, पत्नी से कोई विवाद है, तो वकील को आदमी बताता है। तो इतना फेथ अगर वकील पर है, और हम वास्तव में कलयुग में शनि देवता के प्रतिनिधि हैं, काले कोट की बिरादरी के, तो उसी न्याय की परिधि में उसको करना चाहिए। और मुझको लगता है कि ऐसे लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं और अध्ययनशील लोग हैं, उनको चुनना चाहिए। और लॉ कॉलेजों पे नियंत्रण, अगर मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कभी जाने का अवसर मिला तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लॉ कॉलेजों के स्टैंडर्ड को हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और हम अगर वहाँ नहीं भी गए तो इस बात को हम ठीक फोरम पे जरूर रखेंगे। कुछ घटनाएं हम हुई हैं, चाहे कानपुर की रही हो, हापुड़ की रही हो, या टोल प्लाजा का आपने जिक्र किया, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हो जाता है तो वकीलों में कई बार पुलिस का ओवर एक्ट रहता है। हापुड़ की घटना में तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, हम सब लोग गए। लेकिन वकीलों को भी ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हम, जिसे हमको अपने नेतृत्व पे विश्वास करना पड़ेगा। हापुड़ के मूवमेंट में 56 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए, 2 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, 2 लोगों का सस्पेंशन हुआ। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक कमेटी बनी, एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड सबमिटेड बिफोर द लॉ कमीशन, सेम इज पेंडिंग। और वकीलों पे मुकदमा भी वापस हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 2500 लोगों ने तय किया कि अब मूवमेंट खत्म किया जाए। फिर हापुड़ के अध्यक्ष ने कहा नहीं, सब चलेंगे। तो जहाँ इसमें पॉलिटिकल आ जाएगा, हम आज तक अपनी गाड़ी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लगाए। हम वकील हैं, कचहरी में बैंड पहन के हम किसी पार्टी की गतिविधि नहीं करते। वकील को इंडिपेंडेंट ढंग से सोचना चाहिए। व्हेन यू आर एजेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, व्हेन यू आर एजेंट ऑफ बहुजन समाज पार्टी और एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, देन प्रॉब्लम है। तो आपको अब हापुड़ का मूवमेंट समाप्त हो गया तो वहाँ कुछ सोचने लग गई कि चलो भाई कैसे सरकार को डिफेंड किया जाए। अब लोग डिमांड करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। कोई क्यों नहीं कहता जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है?
फर्जी बताते हैं कि अब राजस्थान में लागू है, झारखंड में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, मध्य प्रदेश, कहीं देश में लागू नहीं। बट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमारी बिल्कुल सही राय है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि राम सहाय नाम के वकील ने एक आदमी को फांसी कराई और हार्ड क्रिमिनल है जिसने 10 कत्ल किए, वो स्कूटर से घर जा रहा है, उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो उसका प्रोटेक्शन अगर नहीं करेंगे, उस पर हमले नहीं रोकेंगे तो दिक्कत होगी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समय की मांग है और लागू होना चाहिए और सही दिशा में लागू होना चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसी हमारी बातचीत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी है और देश के गृह मंत्री और विधि मंत्री जी से, कि हम उत्तर प्रदेश फर्स्ट राज्य होगा शायद जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हम इसको लागू कराएंगे। तो क्या हम मान सकते हैं कि इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो इस पर दिशा में काम होगा और निश्चित। अगले चुनाव से पहले हम फिर इस नहीं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी ही लागू कराएंगे और चुनाव जीतने से इसका कोई मतलब नहीं है। एज एन इंडिविजुअल एडवोकेट हमारी इतनी वॉइस है कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लागू करेंगे और इसका कोई चुनावी घोषणा पत्र से मतलब नहीं है, चुनावी वादे से मतलब नहीं है। मेरे वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं है, कथनी करनी में फर्क नहीं, कृति कथन में फर्क नहीं, लिप सर्विस और एक्चुअल सर्विस में फर्क नहीं है। तो जो कहेंगे वो करेंगे। आप देखिए, हमने 227 करोड़ रुपया दिया है पिछले 5 साल में मृतक अधिवक्ताओं को, 5000 मृतक अधिवक्ताओं। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख मिलता था, इसको मैंने 9 मार्च 2019 को 70 साल किया है। अब 70 साल तक के एडवोकेट के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है, चाहे सामान्य मृत्यु हो चाहे असामान्य मृत्यु हो। और अभी असामान्य मृत्यु पे, एक्सीडेंट की मृत्यु पे हमने 6 लाख कर दिया उसको 1 महीना पहले। इसके अलावा 70 से ऊपर पहले 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन होने के बाद इसको हमने 3 लाख किया और 80 साल समाप्त कर दिया। अब कोई 500 साल जिंदा रहे तब भी ये हम पैसा देते हैं। इसके अलावा आपको हम बताएं, एडवोकेट को जीते जी जो हम देते हैं, 5,000 रुपये आप किसी बैंक में जमा करिए तो 30 साल में 40,000 से ज़्यादा नहीं होगा। एफडी करिए, आप दारुल सफा B24 में जमा कर दीजिए बार काउंसिल के दफ्तर में, तो हम अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनिए। पहले 1.25 लाख मिलता था, इसको 25 नवंबर 2021 को हमने 300% बढ़ाकर इसको हमने 5 लाख कर दिया है। और हम ये जो डेथ क्लेम है इसको 10 लाख कराएंगे, 70 से ऊपर इसको 3 लाख कराएंगे और ये जो 5 लाख है इसको 25 लाख कराएंगे। ये भी आपको बताएं, हम नए वकीलों को भी 5,000 रुपये किताब कापी स्टेशनरी के लिए देते हैं। 1,60,00,000 रुपये हम बार काउंसिल में शासन से लेकर गए और 90 लाख रुपए उसमें वितरित किया। कई बार योजनाओं की जानकारी नहीं होने के नाते लोग उसका लाभ नहीं ले पाते और अपने लोग भी जो बार काउंसिल के सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं, वो हमको वोट कैसे मिले। तो हम सबसे कहेंगे कि वोट की पॉलिटिक्स सेकेंडरी है, पहले वकीलों की बेहतरी के लिए आप सोचिए कि वकीलों की स्थिति ठीक हो और उसके लिए निश्चित रूप से हमको ये करना चाहिए कि योजनाओं को ठीक से लागू कराया जाए और ठीक से किया जाए। न्यायालय में देखा जाता है कि जजेस की कमी है, कोर्ट्स की कमी है और उसमें खास बात यह है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी भागीदारी कम हो रही है। हम देखिए, आज़ादी के आज तक 78 साल बाद भी इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं हुआ महिला। नागरत्ना जी न्यायमूर्ति अब पहली बार होने जा रही हैं, जब भी हो कुछ वर्षों में उनका नंबर है और मुझे विश्वास है कि उनके आने के बाद महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लोअर जुडिशरी में बढ़ा है, भारी संख्या में महिला वकील अब आ रही हैं कचहरियों में। हमको तहसीलों में खुशी होती है कि महिला वकील आई हैं, वकीलों ने, लेडीज़ ने इसको प्रोफेशन के रूप में चुना है और हमको लगता है हायर जुडिशरी में ये जो 10-12% है ये बढ़ के निश्चित रूप से 40% होगा। और दुर्भाग्य है कि बार काउंसिल में भी 25 में एक भी मेंबर महिला नहीं है। एक दरवेश यादव जी थी, उनकी हत्या हो गई। तो हम ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है। हम चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, एक जेंडर को हम इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। कि जो आपके लखनऊ के मतदाता हैं इस समय, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि आप हमारे एक्ट्स को देखिए, हमारे रिपोर्टेड जजमेंट्स देखिए, वकीलों की लड़ाई देखिए। हमने मंजूनाथ का केस लड़ा, हम बाबरी स्ट्रक्चर का केस लड़े, हमने तमाम प्रोबोनो केस किए, मनरेगा की PIL की, हमने जनहित की लगातार आवाज़ उठाई है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीति में रहे और 30 साल से हम सार्वजनिक जीवन में लगातार अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किए हैं। इसलिए हमारा जो क्रम संख्या है 212, उस पर पहली वरीयता का
वोट दीजिए और ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाए। अधिवक्ताओं की आवाज़ अगर आप सच्चे अर्थों में मानेंगे तो हम हैं। उनकी समस्याओं के साथ 24x7x365 जैसे एटीएम चलता है वैसे हम खड़े हैं। और इसलिए मैं अपील करूंगा कि मेरे पक्ष में जरूर मतदान करें और कृति के आधार पर करें, मेरे कार्यों के आधार पर करें, मेरे उपलब्धियों के आधार पर करें और आकलन करके स्वतंत्र मन से करें। और आत्मीय जनों का मोहपास छोड़कर, जाति पाति भाषा क्षेत्र और आत्मीय जनों का मोहपास सब छोड़कर आप अपना आदमी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा आदमी चुनिए, तो आप अच्छे आदमी को चुनिए और हमको चुनिए या मेरे जैसे किसी को चुनिए और जरूर वोट दीजिए। 11 से 15 मार्च तक है और प्रशांत सिंह अटल को दें, ये अपील करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रशांत सिंह अटल, जो बेबाक बात करने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने निश्चित तौर पर जिस प्रकार अपने पूरे कार्यकाल की हम बात करें, सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं, ये जनहित में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पूरे प्रदेश का दौरा करते रहते हैं और ये इनकी बड़ी उपलब्धि है और यही इनकी यूएसपी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। बहुत धन्यवाद।